आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूं, ठीक इसी समय देश भर में कई अस्पतालों में मरीजों के घर वाले इलाज की खातिर पैसे का इंतज़ाम कर रहे होंगे। अस्पताल कह रहा होगा कि आपने जो पैसे जमा किए थे उसका हिसाब बराबर हो चुका है, अब आगे का पैसा जमा करा दीजिए। किसी का मरीज ठीक हो गया होगा और दिन भर हाथ पांव मारने के बाद भी अस्पताल में डिस्चार्ज के समय जो बिल थमाया गया होगा उसे वह चुका नहीं पा रहा होगा और वह अपने मरीज को घर ले नहीं जा सका होगा। ऊपर से आज का बिल भी चढ़ गया होगा। हो यह भी सकता है कि किसी मरीज के अस्पताल में मौत हो गई हो और उसका परिवार अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करने की जगह अस्पताल के बिल को चुकाने के लिए मारा मारा फिर रहा होगा ताकि वह अस्पताल से शव को ले जा सके। सच पूछिए तो आम आदमी के ऊपर अस्पतालों का शिकंजा अजगर पाश की तरह कसता जाता है। जब तक आपका दम निकल नहीं जाता है, आप कंगाल कंकाल नहीं हो जाते हैं, तब तक वो कसता रहता है और सुनवाई कहीं नहीं होती। इंडिया न्यूज़ ने आम आदमी की इस मुसीबत और लाचारी को बार बार उठाया है, मगर इस बार देश की सबसे बड़ी पंचायत, जिसे हम संसद कहते हैं, वहाँ एक सांसद ने अस्पतालों की मनमानी, दादागिरी, गुंडागर्दी और बेरहमी के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाई है। उन सांसद का नाम है कार्तिक शर्मा, जो हर आदमी की दुखती रग है, जो हर किसी का रोना है, जिससे हर परिवार कभी ना कभी परेशान रहा है। उस मामले को, या यूं कहिए कि आम आदमी के उस दर्द को कार्तिक शर्मा ने ताकत दी है। उन्होंने सरकार से यह मांग की कि अस्पतालों के ऊपर लगाम कसी जाए कि पैसे के चलते शवों को परिवार वालों को सौंपने से वो बाज आएं, इसको रोका जाए। There are umpteen saddening stories narrating the insensitive instances of refusal by a hospital to release the dead body of the family due to outstanding bills. The grieved families, already traumatized with the loss, are subjected to further distress for immediate commercial recovery. A report by the Lancet Commission on the value of death published in the year 2022 states that in situation where a family is unable to pay hospital medical bills, hospital staff will often refuse to release the body of the deceased until the payment is made. The Geneva Convention and the UN Commission on Human Rights make it legally binding, provide for explicit provisions relating to the proper management, dignified treatment, and disposal of dead bodies, as well as respect for the need of families. So earlier, answering to my question, the Honourable Minister informed the House that there is no such legal provision authorizing any hospital to withhold dead bodies in the lieu of pending bills. Therefore, I urge this august House to deliberate on the situation that will bring some relief to the mourning families. I also request the Minister concerned to evaluate and issue guidelines for immediate release of the dead bodies and subsequent period for clearing the dues. Suggestively, penalties for the defaulting hospitals and that violate the said guidelines should also be incorporated for ensuring strict compliance. पैसा अगर नहीं है तो पैसे के लिए आप टाइम बाउंड पेमेंट का एक शेड्यूल तैयार कर दीजिए, लेकिन आप डेड बॉडी को नहीं रोक सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि यह एक सांसद की मांग नहीं, बल्कि हमारी आपकी अपनी मांग है, हर आदमी की मांग है, इस देश के हर नागरिक की आवाज़ है। आप समझिए कि हालात कैसे हैं कि एक सांसद को इस बात के लिए पूरी ताकत से कहना पड़ता है कि मरीजों के अधिकार के लिए जो पेशेंट चार्टर बना है उसको ना सिर्फ आम आदमी को जानना चाहिए, बल्कि अस्पतालों को भी उसी आधार पर चलना चाहिए, चलना होगा। कार्तिक शर्मा ने इस बारे में क्या कहा, उसे आपको सुनाने से पहले आपको बता दूं कि मरीजों के लिए एक कानून बनाया गया है जिसको हम पेशेंट चार्टर कहते हैं या पेशेंट राइट्स चार्टर। उसमें वैसे तो 17 प्रावधान है, पॉइंट्स हैं, मगर जो आम आदमी के लिए ज़रूरी है उसे आपके सामने मैं अभी रख देता हूं। मसलन चार्टर कहता है कि मरीज को वैकल्पिक उपचार चुनने का अधिकार है। मान लीजिए कि किसी मर्ज के लिए किसी अस्पताल में कोई आदमी एडमिट होता है, तो अस्पताल की
ये जिम्मेदारी है कि वह पेशेंट को बताए कि अस्पताल में उस रोग के इलाज के लिए कितने विकल्प हैं। सिर्फ दवा 3 महीने चलेगी और ठीक हो सकता है, या तुरंत ऑपरेशन ज़रूरी है, या लेज़र से ट्रीटमेंट 3 बार की सिटिंग में करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। इसमें यह भी लिखा है कि अगर मरीज को ऐसा महसूस होता है कि वह इलाज पूरा कराए बगैर अस्पताल से जाना चाहता है तो यह पेशेंट और उसके अटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी। पेशेंट राइट्स चार्टर में एक आर्टिकल है सुधार या हर्जाना का। मरीज को अधिकार है कि वह अस्पताल की हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में अस्पताल को बताए, और अस्पताल का यह फर्ज बनता है कि वह मरीज को आसानी से और सरल तरीके से हर बात समझा करके उसकी प्रतिक्रिया ले कि आपको ठीक लग रहा है, आप इससे सहमत हैं, आप मेरी बात समझ गए ना। इस तरह से अंग्रेजी में फटाफट बोल करके आप बात नहीं निपटा सकते। अगर रोगी अस्पताल की सुविधा या इलाज से संतुष्ट नहीं है, या उसकी देखरेख करने वालों को लगता है कि उनकी शिकायतों के निपटारे सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, या फिर उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो अस्पताल से सुधार या हर्जाने का उनका अधिकार बनता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी शिकायत क्या है या फिर आपको नुकसान क्या हुआ है? लिहाजा चार्टर में साफ कहा गया है कि सभी शिकायतें व्यवस्थित तरीके से दर्ज होनी चाहिए, और हर शिकायत का एक पंजीकरण नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। शिकायतों को ठीक से ट्रैक किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन शिकायतों का निपटारा हुआ या नहीं। अस्पतालों में यह व्यवस्था है, कानून है, आपको तय करना है कि मेरी शिकायतें रजिस्टर्ड हों। सभी रोगियों को शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निवारण, यानी कि आपने उसका क्या उपाय निकाला, सुधार या हर्जाने का लिखित विवरण दिया जाना चाहिए। निवारण करने की व्यवस्था निष्पक्ष और तुरंत निपटारे के लिए काम करने वाली होनी चाहिए। इन तमाम नियमों का अस्पताल पालन करें और मरीजों के अधिकार हर हाल में सुरक्षित रखे जाएं। इसकी लड़ाई कार्तिक शर्मा संसद में लड़ते दिखते हैं। यह चार्टर जो है, इस चार्टर को अस्पतालों में बहुत बड़े अक्षरों में बाहर होना चाहिए ताकि जो भी मरीज आता है, उसके तीमारदार आते हैं, उनको पता हो कि उनके अधिकार क्या हैं। लेकिन ये चार्टर कहाँ होते हैं? किसी कोने अतरे में गली करते होकर जाएंगे तो कहीं एक कोने में एक छोटे से बोर्ड पर लिख दिए गए होते हैं। अस्पतालों में आपको पेशेंट राइट्स चार्टर नहीं दिखते हैं। और कार्तिक शर्मा की आवाज़ जो है वो सिर्फ अस्पतालों के खिलाफ, आम आदमी के अधिकार की नहीं है, अस्पतालों की जिम्मेदारियों को तय करने की भी है। The Patient Rights Charter enlists 17 rights of patients, including the right to information, whereby every patient has a right to adequate relevant information about the disease, right to record in reports, the right to emergency medical care, the right to informed consent, the right to confidentiality, the right to second opinion, the right to discharge of patients or receive the body of deceased from the hospital, and more. Enforce hospitals to display the charter in important areas of the hospital so that accountability is held. Treat violation of the charter with firm laws, as non-release of dead bodies is treated akin to violations of habeas corpus. Create a national helpline to assist the mourning families in such unfortunate times, and create a national corpus fund. Sir, and more importantly, let's incentivize the hospitals and doctors to a community so that they encourage and follow the Patient Rights Charter. Thank you very much, sir. कार्तिक शर्मा उन सांसदों में हैं जिनको मैंने या तो आम आदमी के हक, उसकी सुविधाओं, सहूलियतों, रियायतों, ज़रूरतों का मुद्दा उठाते देखा, लड़ते देखा है, या फिर आने वाले समय में देश के सामने जो चुनौतियां खड़ी होंगी उनसे निपटने के उपाय पूछते या फिर सुझाते देखा है। लगातार सक्रिय और देश की बेहतरी के तमाम विकल्पों पर पढ़ते, लिखते, विचार बहस करते पाया है। उनकी जिम्मेदारी और मरीजों के हक को लेकर उनकी गंभीरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने अस्पतालों के हाथों सताए जा रहे मरीजों का या उनके घर वालों का मामला संसद के भीतर रखा हो, बल्कि इससे पहले भी वे इसी सवाल पर सरकार से दो हाथ कर चुके हैं। उन्होंने पिछली बार सरकार से बिला लाग लपेट पूछा था कि देश में कानून के बावजूद अस्पतालों की तरफ से बिल के चलते मरीजों को बंधक बनाने की घटनाएं लगातार सुनी जाती हैं। आखिर सरकार ने इस बारे में क्या किया? जाहिर है कार्तिक शर्मा सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे,
वे उस पर बने हैं और एक स्थायी बंदोबस्त तक लड़ने का मंसूबा पाले दिख रहे हैं। I want to bring to the attention the need to ensure protection of all rights of patients from the arbitrariness of private hospitals. Indian Constitution guarantees fundamental rights to each and every citizen of India. Article 21 of the Constitution of India guarantees a fundamental right to life and personal liberty. The Constitution of India does not expressly recognize the right to health as a fundamental right under Part 3 of the Constitution. However, through judicial interpretation, this has been read into the fundamental rights to life and personal liberty, Article 21, and is now considered an inseparable part of the right to life. Private hospitals deal with the citizens in an arbitrary manner and violate their basic rights. If the patient's family is unable to bear the hospital expenses, it has been noticed in most of the cases that until a patient or his or her relatives end up paying the bill, the patient is not discharged and held in the hospital even if they are unable to do so. For instance, in November 2020, a woman patient after her delivery was held by a private hospital at Kushinagar in Uttar Pradesh for not paying the hospital bills. The patient's family had to approach the police administration in order to get the women free from the hospital. In August 2019, another patient was held by the Apollo Spectra Hospital of Delhi for non-payment of bills post-surgery. Not only this, there have also been many cases of seizing dead bodies. Such an incident reported last year from the Shahdol district of Madhya Pradesh, where the doctors of the Devanta hospital took the dead body under their charge, and just because the relatives of the deceased could not pay the hospital bills in time. Similar cases are also being registered from other parts of the country, where the patients are met with inhumane conditions. Certain cases have been brought to light where patients have been tied to the bed by the hospital administration. कार्तिक शर्मा अगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, दिल्ली और मध्य प्रदेश के शहडोल के मामलों को संसद में उठाते हैं, जाहिर है यह जो मुद्दा है उनके लिए बड़ा है। तमाम मामलों को आप जब तक जांचते परखते नहीं हैं और आपको लगता है कि बहुत बड़ा केस है, इसमें 140 करोड़ के देश में हर परिवार कभी न कभी इस तरीके से किसी न किसी अस्पताल के शिकंजे में आता है और वह छटपटाता रहता है, उसको रास्ता नहीं सूझता है। ये मामले उसी की गवाहियां हैं और ये मामले बताते हैं कि एक आदमी लगातार इस तरह से छटपटाते परेशान हाल लोगों को एक रास्ता निकालने की कोशिश दे रहा है। जब आप किसी व्यक्ति को जानते हैं और वह भी बहुत नज़दीक से उससे प्रभावित रहते हो, कई दफ़ा ऐसा लगता हो कि इस आदमी में कुछ ऐसा है जैसा किसी और में आपको नहीं दिखता, और उस आदमी के लिए और उसके किए के लिए और किए के सबसे अहम हिस्से को अगर आपके रखना हो तो मुझे अक्सर लगता है कि हो सकता है कि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊँ। कारण यह भी हो सकता है कि मैं एक प्रभाव में हूँ, लेकिन जब एक ही सवाल कार्तिक शर्मा को बार बार खटकता है, वो एक ही मुद्दे पर बार बार जुड़ते हैं, लड़ते भिड़ते उनको मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि यह बात होनी चाहिए। और जो है जैसा है, बाकी सांसद जैसा नहीं कर पा रहे हैं, देश के बाकी लोगों के लिए एक बड़ा और बुनियादी सवाल वो है और वो आदमी लगातार उस मुद्दे को लेकर के लड़ रहा है, तो यह बात जाहिर है लोगों के बीच आनी चाहिए। हर आदमी को अपना हक पता होना चाहिए, हर आदमी तक यह आवाज़ जानी चाहिए। कार्तिक शर्मा खुद अपनी पहल से क्या करना चाहते हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेशेंट चार्टर की जो बातें मैंने ऊपर बताई, उसके कुछ हिस्से जो और ज़रूरी हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। पेशेंट चार्टर कहता है कि हर मरीज को अपने सभी खर्चों के बारे में मदवार बिल हासिल करने का अधिकार है। आपने दवा कितने की दी, बैंडेज कितने का है, इंजेक्शन कितना का है, नर्सिंग कितने की है, डॉक्टर जो आया था उसकी फीस कितनी है, मदवार बताना, ब्रेकअप, ये आपका राइट बनता है। फीस वगैरह सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और एमआरपी से ज़्यादा नहीं दवाओं के मामले में। नियम कानून नहीं जानने के चलते हम अक्सर अस्पतालों के आगे हथियार डाल देते हैं, उनकी मर्जी के गुलाम हो जाते हैं, जबकि पेशेंट राइट्स चार्टर यानी कि कानून कहता है
कि मरीज और उसकी देखभाल करने वालों को लिखित तौर पर यह जानकारी दी जानी चाहिए कि इलाज में कुल या अनुमानित खर्च कितना होगा। अगर आप एडमिट होते हैं तो अस्पताल का यह जिम्मा है कि आपको बताए कि टोटल इतना लग सकता है। इलाज के पहले और इलाज के दौरान यह भी बताना चाहिए कि अगर इलाज का तीसरा तरीका नहीं बदला है या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है तो बिल में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। यही नहीं, फाइनल बिल में इलाज के लिए किस मद में कितना पैसा लगा है इसका पूरा ब्यौरा भी होना चाहिए। मरीज या देखभाल करने वाले को पेमेंट की रसीद जरूर लेनी चाहिए। आप हर बात को गौर से सुनिएगा, नहीं हो तो नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि हर परिवार, हर इंसान कभी न कभी अस्पताल की चपेट में आता है। आखिर में मरीज को यह भी जानने का अधिकार है कि उसका इलाज कौन से डॉक्टर कर रहे हैं और डॉक्टर की योग्यता क्या है। अब देश का एक सांसद आम आदमी के लिए इस लड़ाई को किस हद तक ले जाने की सोच रहा है, यह आपके लिए जानना चाहिए। देखिए, मुझे कुछ लोगों ने संपर्क किया था और जहाँ पे उनके परिवारजनों को, परिजनों को ऐसी दिक्कतें आईं और मुझे इस मौके को स्टडी करने का मौका मिला, रिसर्च करने का मौका मिला और मैंने अब ठाना है कि इस विषय को मैं पूरे देश में पूरे संसद के माध्यम से और भी अन्य माध्यमों से मैं इसको प्रचलित करने का काम करूँगा, ताकि ऐसी त्रुटियाँ समाज में ना रहें और आने वाले समय में लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को ना मिलें, ताकि ऐसी दिक्कतें सामना ना करनी पड़े। कि देखिए, सोचिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो परिवार एक क्षति के होने की वजह से ऑलरेडी बहुत ही दुर्गम परिस्थितियों में या मुश्किल में है या मायूसी में है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना ये बहुत ही गलत बात है और ये मानवता के विपरीत। और मैं अपने पूरे नेटवर्क की तरफ से भी ये बात एक पहल करने जा रहे हैं हम, जहाँ पर एक हेल्पलाइन घोषित करेंगे कल, जिसके द्वारा जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका शिकार होते हैं प्राइवेट अस्पतालों द्वारा या प्राइवेट क्लिनिक्स द्वारा, वे उसको संपर्क कर सकते हैं। और मैंने ये मांग रखी है सरकार से कि इसको एक बहुत ही अलग तरीके से संवेदनशीलता से ट्रीट करना चाहिए। इसके खिलाफ जो कानून है उनको भी पुख्ता करना चाहिए। एक ऐसा फोरम तैयार करने की तैयारी है जिसमें इस तरह से अस्पतालों के शिकंजे में आए हुए लोग, छटपटाते लोग, ज़्यादा खर्चा देते और अपनी गाढ़ी कमाई को बेवजह गंवाते लोग राहत पा सकें, उनकी आवाज़ कोई बुलंद कर सके, उनकी खातिर कोई लड़ सके, उनको उनका अधिकार दिला सके, इसका मंच है। इस देश में सांसद बहुतेरे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आपको ज़मीन की समझ नहीं है, इंसान की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं है, या फिर इस तरह के देश में आने वाली चुनौतियों का इल्म नहीं है, तो फिर आप सांसद हैं, आम आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्तिक शर्मा के सांसद होने का फायदा ये है, या इस तरह के लोगों का सांसद होने का, कि एक नज़रिया है और वो नज़रिया आम आदमी की परेशानियों से जुड़ता है और आने वाले समय में एक बेहतरी का रास्ता निकाल करके देश को, समाज को, परिवार को आगे ले जाने की सोचता है। 140 करोड़ के इस देश में इलाज एक डरावना सपना है। बीमारी हो गई या कोई दुर्घटना हो गई तो इंसान पहले जेब टटोलता है और उसको पता है कि एडमिट कराने से पहले अस्पताल पैसा जमा करवाएगा, इलाज बाद में करेगा। कई लोग बीमारी को इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि घर में उन्हें कई दूसरी ज़रूरतें दिखाई पड़ती हैं। इंसान अपनी जान पर खेल करके परिवार की खातिर सोचता है। यह तो अब आयुष्मान योजना है कि जाकर कुछ स्थिति बेहतर हुई है और प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीबों के इलाज का रास्ता खुला है। मगर सच यह भी है कि जो अस्पताल पैसा कूटने और लोगों को लूटने की मशीन बन चुके हैं, वे पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसे खाते से लोग वहां ना जाएं। सरकारी अस्पतालों की बदहाली, बद इंतजामी ने प्राइवेट अस्पतालों के पनपने के लिए खाद पानी दिया है। अगर सरकारी अस्पताल मजबूत हो जाएं तो स्थितियां बदल सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह दूर की कौड़ी से दिखती है। मुंबई के गिरीश मिश्रा हैं, वे अपनी मां को एक अस्पताल में ले गए, एडमिट करवाया। उनको लगा कि दवाओं के नाम पर बिल का मीटर थोड़ा भाग रहा है। गिरीश मिश्रा ने ऐतराज किया। यहां से एक लड़ाई शुरू हुई और फिर वो कहां तक पहुंची, आप उनसे सुनिए। आएंगे
और वहाँ हमें 20 to 30% डिस्काउंट मिलता है। और आप अगर वो यहाँ पे देंगे तो आप एट पार देते हैं, MRP पे देते हैं। तो उन्होंने कहा एक फॉर्म है, वो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, वो भर के आपको मिल जाएगा। तो वो जो भी मेडिसिन्स लगेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी आप बोल रहे हैं 1 हफ्ते के बाद कि आपको इसमें डिस्प्यूट है करके। तो मैंने कहा डिस्प्यूट है, चाहिए तो जिस नर्स से बोला था आप उससे बात कर लीजिए। तो वो नर्स छुट्टी पे बताई गई कि वो छुट्टी पे है करके। तो उससे कोई हम लोग से बातचीत नहीं हुई। डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा तो हम आपका पूरा पैसा दे देंगे, लेकिन जब तक डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होगा तब तक हम आगे का जो पेमेंट है वो नहीं देंगे। हमने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया भर दिया था और बाकी का जो पेमेंट वो हमने भरा नहीं था। तो उनकी पूरी टीम आई, जसलोक हॉस्पिटल की पूरी टीम आई, डॉक्टर्स आए, उन्होंने बताया ये है, ऐसा है, वैसा है। और सब आधा घंटा मीटिंग करने के बाद रिज़ल्ट 0 आया। बोला नहीं, आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा। तो हमने कहा कि देखो फिर हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो बोले पुलिस तो हमने ऑलरेडी बुलाई है। तो गांव देवी पुलिस वालों को उन्होंने ऑलरेडी बुलाया था। तो पुलिस वाले बोले हमें कि आप पुलिस स्टेशन चलो। तो हमने कहा किस बात के लिए, आपको किसने बुलाया? तो बोले जसलोक हॉस्पिटल ने बुलाया। मैंने कहा किस लिए बुलाया? तो बोले उनके प्रोटेक्शन के लिए बुलाया। तो मैंने कहा उनका प्रोटेक्ट आप करिए ना। तो बोले नहीं, आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मैंने कहा कोई मारपीट हुई, कोई गाली गलौज हुई, कुछ तो हुआ नहीं, तो मैं क्यों चलूं? तो मैंने वहाँ से DCP सौरभ त्रिपाठी थे उस वक्त, DCP Zone 2, जिसके अंडर में गांव देवी पुलिस स्टेशन आता था। मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है और ये पुलिस वाले हमें ही बोल रहे हैं कि आप पुलिस स्टेशन चलो करके। हमारी मम्मी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करके रखा है, डिस्चार्ज नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं जब तक पूरा पैसा नहीं देंगे इनको हम डिस्चार्ज करेंगे नहीं। तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है, तो आप ज़रा पुलिस वाले से बात करिए। तो जैसे मैं वार्ड से बाहर निकला, देखा कि सब पुलिस वाले गायब। लेकिन जो उनसे कहा गया था कि मेडिसिन का जो भी आप इनको देंगे वो हमें बताना, हम ला के देंगे, वो चीज़ उनके पार्ट से नहीं हुई। उसके लिए हमें पुलिस तक जाना पड़ा। और जब पुलिस में जाने के बाद हमें 10,000 रुपया, 11,000 रुपये का डिस्काउंट करके 1,50,000 रुपया जमा करके फिर हम अपने मम्मी को लाए, जो हमारी मम्मी को बिना पैसे जमा किए डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किए थे। आपने सुना ना, जो लोकल थाने वाले थे वे अस्पताल के लिए गिरीश मिश्रा को डराने आ गए थे, मगर मिश्रा जी DCP को जान रहे थे, इसलिए अस्पताल का जुगाड़ बिगड़ गया। हाँ, आप गिरीश मिश्रा को इस बात के लिए दाद ज़रूर देंगे कि वे अपने हक के लिए खड़ा हुए और लड़े, पर सवाल ये है कि कितने लोग DCP को जानेंगे। फिर पुलिस वालों की धौंस उन पर चल जाएगी और वो लुट जाएंगे। इस शो के लिए मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों और सोशल वर्कर्स के साथ बात करते हुए मुझे महसूस हुआ कि आम आदमी को आप कानून के बारे में जितना बताएंगे और सोशल वर्कर जितना सक्रिय होंगे, स्थितियां मरीज के हक में उतनी बेहतर हो सकती हैं। एक शख्स है मयंक गांधी, जाने माने समाज सेवी हैं और मुंबई में रहते हैं। अस्पतालों की ज्यादतियों के खिलाफ लंबे समय से लड़ते रहे। उनका अपना अनुभव हम में से कई लोगों की आंखें खोल सकता है। मयंक गांधी जो भी गरीब आता जाता है और कहता है कि मुझे मदद चाहिए, तो मदद के लिए खड़ा होते हैं। एक घटना का जिक्र वो सुना रहे थे, वो सुनना आपके लिए भी जरूरी है। मुंबई के अंदर 74 हॉस्पिटल ऐसी है जिसको सरकार ने मदद की है। चैरिटेबल हॉस्पिटल उसको कहते हैं, जो चैरिटीज़ को हॉस्पिटल बनाने के लिए मुफ्त में या सस्ते में जगह देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ करते हैं, पानी बिजली का रेट कम कर लें। इसके बाद उनको उनका दायित्व है कि वो पेशेंट्स 10% ऑफ देयर बेड्स जो है वो फ्री में पेशेंट्स को ट्रीट करें और 10% ऑफ द बेड्स हैं जो हाफ प्राइस में करें।
इसका क्राइटेरिया ये रखा है कि जिस पेशेंट को फ्री में ट्रीट करना है उसकी इनकम 85,000 रुपीज़, फैमिली इनकम 85,000 रुपीज़ पर ईयर से कम होनी चाहिए, और जिसको 50% पे है वो 85 से 1,35,000। अब इतना कम अमाउंट रखा है, 85,000 रुपीज़ में तो कोई जिंदा नहीं रह सकता है मुंबई में। तो ये है कि ये सारी 5 स्टार होटल्स हैं, बाहर 50 वॉचमैन खड़े हुए हैं, इटालियन मार्बल लगा हुआ है, और लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे हमारा फ्री ट्रीटमेंट होता है। तो कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई बताने की था। और पेशेंट जब जाता है तो वहाँ का जो सोशल वर्कर होता है हॉस्पिटल का, वो उसको भगा देता है। चीकू वाली बाई थी, वो शाम को 7:30 बजे उनका एडमिट हुआ, बहुत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर थे, और दूसरे दिन 5, 5:30 को उनका शरीर ठंडा हो गया। तो हॉस्पिटल ने उनको 1,98,000 रुपीज़ का बिल दिया, जिसमें 20,000 वो भर चुका था। तो फिर उसका बेटा मेरे पास आया और कहा कि हमको इतने पैसे मांग रहे हैं, एक दिन का ट्रीटमेंट का 1,98,000, बहुत गरीब तक के आदमी थे। तो बोले कि वो बॉडी देने को मना कर रहे हैं, कि जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं करोगे हम आपको बॉडी नहीं देंगे। बोले मैं क्या करूं? बोले आपके पास एक ही विकल्प है, पुलिस स्टेशन जाइए और किडनैपिंग का केस हॉस्पिटल के ऊपर कर दीजिए कि आपकी माँ को उसने किडनैप कर दिया है। ये जैसे हुआ तुरंत हॉस्पिटल से फ़ोन आया, पुलिस का फ़ोन आया। फिर मैं बोला भैया ये गलत कर रहे हो आप। तो उन्होंने बॉडी भी दे दी और मैंने बोला वो 20,000 भी दे दो। यही लड़ाई कार्तिक शर्मा लड़ रहे हैं। ये मामला शहडोल, दिल्ली, मुंबई या कुशीनगर का नहीं है, ये मामला समूचे हिंदुस्तान का है। और कौन कब पुलिस थाने जाएगा, कितनी जहमत उठाए, कितनी लड़ाई लड़ेगा, व्यवस्था होनी चाहिए, कानून को काम करना चाहिए। लोकल लेवल पर एक बड़ी सच्चाई ये है कि अस्पतालों, दलालों, गुंडों और पुलिस वालों का एक नेक्सस काम करता है और मजबूत। यह वह आदमी जानता है जिसका इनसे पाला पड़ा है। अस्पताल पैसा जमा नहीं करने पर इलाज रोक देते हैं, मरीज को डिस्चार्ज नहीं करते हैं, डेड बॉडी हैंडओवर नहीं करते हैं, और अगर आप लड़ते हैं तो उनका लोकल जुगाड़ आपकी सारी हेकड़ी निकालने के लिए तैयार बैठा रहता है। एक महिला की कहानी मैं आपको सुनाता हूं, बल्कि उनके जरिए सुनाता हूं। उनके पति के पास ECHS कार्ड था, यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का कार्ड। जो रिटायर्ड सर्विसमैन होते हैं उनके इलाज के लिए वह कार्ड होता है, वह कार्ड था। उन्होंने अपने पति को बीमार होने पर एडमिट करवाया, और फिर क्या हुआ आप उनसे सुनिए। ये दवाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग वाले पेशेंट को, जिसकी गैंसिक्लोविर जो इंजेक्शन होता है जिसका साइड इफेक्ट नोन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वो मेरे हस्बैंड का शुरू कर दिया 6 तारीख से, जिसके के बाद एकदम से जो ब्लड रिक्वायरमेंट थी जो कि 2 यूनिट थी वो एकदम से 4 से 6 यूनिट पे चली गई। और बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाने की वजह से थ्रू स्टूल्स, थ्रू लैट्रिन, और इसको मलेरिया भी वो लोग बार बार कह रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से उनमें और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई। क्योंकि हमने पेशेंट को सिर्फ बुखार में एडमिट करवाया था तो मेरे पास इंश्योरेंस भी था, इस वजह से हमने अपने इंश्योरेंस कार्ड पे ही पेशेंट को एडमिट करवाया था। तो 22 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का उनका बिल तकरीबन 9 लाख का बन गया था, जिसमें कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स में पैदा हो गई। और रेस्पिरेटरी वाले का भी कोई एक्टिव रोल नहीं था एज पर द IPD रिकॉर्ड। 9 दिसंबर 2013 को मैंने ESI ओखला से रेफरल अपने पेशेंट का कराया, क्योंकि मैं टीचर थी तो हरियाणा में ESI टीचर की सुविधा टीचर्स को भी उपलब्ध है। 10 तारीख को डॉक्टर ने हमें बोला कि नोवा-7 इंजेक्शन लाना पड़ेगा, 2.3 लाख के करीब, मतलब 2,60,700 रुपये का था। ये आपको अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा ESI हॉस्पिटल से। यही इंजेक्शन है जो ब्लीडिंग को रोक सकता है और पेशेंट की जान बचा सकता है। शाम को मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था कि अप्रूवल आ गया, और मैंने लेटर उनकी काउंसलर ज्योति को दे दिया था। तो डॉक्टर साहब से जब मैं मिली शाम को तो उन्होंने बोला कि इंजेक्शन कल लगाएंगे। अगले दिन सुबह जब मैं ICU में अपने भाई के साथ गई तो नर्स ने कहा कि मैंने नर्स से पूछा कि क्या रहा इंजेक्शन लगाया, पेशेंट की मेलेना में कितना फ़र्क है, क्या रिजल्ट रहा इंजेक्शन का। तो नर्स ने कहा कि अभी इंजेक्शन लगाया नहीं है, डॉक्टर साहब आएंगे तभी इंजेक्शन लगेगा।
और आईसीयू से निकलते निकलते बाहर हमें डॉक्टर मिल गए जिन्होंने कहा कि इंजेक्शन हमने रात को ही लगा दिया। बताइए, लाखों का इंजेक्शन आपने मंगवाया, नर्स कहती है कि डॉक्टर साहब लगाएंगे, डॉक्टर साहब कहते हैं कि रात में लगा दिया, इंजेक्शन वापस चला गया होगा, फिर लाखों में बिक जाए किसी को। ये लूट खसोट धांधली जितनी चलती है, धोखाधड़ी, जालसाजी, फरेब, वैसे लोगों के खिलाफ जो वक्त के मारे होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे होते हैं, जो परिवार अपने लोगों को बचाने की खातिर अपनी गाढ़ी कमाई लगा रहा होता है, तकलीफ़ के लोग, दर्द से कराहते लोग, लाचार मजबूर लोग, ना उनको आप बताएंगे ना उनको समझाएंगे, आप सिर्फ एक ही काम करते हैं, मशीन की तरह लूटते चले जाते हैं। और जब पेशेंट को जाना होता है, पैसे नहीं होते हैं, तो कहते हैं कि यही रहेगा, बंधक बना लेते हैं, डेड बॉडी को बंधक बनाते हैं। कार्तिक शर्मा की लड़ाई यहाँ आकर खड़ी है, इसलिए लड़ाई बहुत अहम है। इस लड़ाई के साथ हिंदुस्तान के हर आदमी को जुड़ना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब किसी की परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को रिलीज़ करने के लिए कई लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। खासकर ये विषय वहाँ आता है जहाँ पर अस्पतालों के जो बिल्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं और उसकी वजह से वो डेड बॉडी को इलीगली रोक के रखते हैं। तो इसमें मैंने आज इस विषय को उठाया सदन में। मैंने पिछली बार भी माननीय मंत्री जी से ये बात उठाई थी, ये सवाल उठाया था। और जो पेशेंट्स चार्टर है वह बहुत ही इस बात का उल्लेख करता है स्पष्ट तरीके से कि किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल को ये हक नहीं है कि किसी भी डेड बॉडी को वो रोक सके। इसको मैंने ये मांग रखी है कि इसको हैबियस कॉर्पस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए और एक सम्मानजनक तरीके से डेड बॉडी को भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो एक व्यक्ति को राइट्स मिलते हैं। यह मामला एक आदमी के अधिकार और उसके सम्मान का है, इसलिए बुनियादी है, ज़रूरी है। यह आवाज़ जो संसद में कार्तिक शर्मा के ज़रिए उठी है, इस आवाज़ के साथ हिंदुस्तान के हर आदमी की आवाज़ मिलनी चाहिए। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।